एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्या मतलब होता है एनालिटिकल का? मतलब क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस। अच्छा, एनालिसिस कैसे होगा? एनालिटिकल यानी एनालिसिस हुआ, ठीक है। कोई टेस्ट करेंगे हम लोग। अच्छा, टेस्ट का मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। एक और शब्द आ गया, इन्वेस्टिगेशन। कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे? कुछ तो टूल्स चाहिए। कौन सा टूल का प्रयोग किया जाए? कलर्ड आयन्स क्या टूल्स है? इन केमिस्ट्री we use a specific term that is called reagent. Reagent is a chemical substance that is used to test or investigate or do analysis. और केमिस्ट के लिए जो सबसे प्यारा रिएजेंट है वो है एल्कली। एल्कली। अच्छा, कली, एल्कली सबके लिए क्यों पसंद है? जैसे कली यानी फूल का अलग अलग रंग होता है, उसको पहचान सकते हो। एल्कली का कोई ऐसा खास रंग तो है नहीं, लेकिन जब वो दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो रंगीन, कलरफुल प्रेसिपिटेट या कंपाउंड बनाएगा। इसीलिए एल्कली जो है एक रिएजेंट के रूप में ज्यादा पॉपुलर है। एल्कली हमने आपको बताया कि चंद ही एग्जाम्पल है, क्या क्या है वो? बस NaOH, बस ये दोनों तो भाई भाई है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पार्शियल वाला है। तो आपके पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो दोनों भाई भाई, ज्यादा फर्क नहीं। बोथ ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग एल्कली। इसका मतलब है जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो द पॉपुलेशन ऑफ आयन्स विल बी मच हायर देन दैट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा? आयोनाइजेशन इज वेरी लेस, कुछ ही आयन्स बनेंगे, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के रूप में। देयरफॉर देयर इज ए वीक एल्कली। तो एल्कली के अंदर हमारा दो तरीका का चीज आ गया, एक हो गया स्ट्रॉन्ग एल्कली, एक हो गया वीक एल्कली। ठीक, वीक एल्कली बिकॉज इट एग्जिस्ट मोर एज मॉलिक्यूल्स देन आयन्स, इट्स परसेंटेज आयोनाइजेशन इज वेरी लेस देन 30%। ठीक, दैट्स सिंपल। अब एनालिसिस करेंगे, क्या पता लगाना है? क्या एनालिसिस करेंगे? कैटायन का कि एनायन का? दोनों का। कैटायन का एनालिसिस करेंगे। एनायन के एनालिसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग टेस्ट है, लेकिन रिलीज ऑफ गैस के साथ हम लोग पकड़ने का कोशिश करते हैं कि कार्बोनेट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, सल्फेट सल्फाइड वगैरह होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड निकलेगा। इस तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं एनायन पता लगाने का। कैटायन पता लगाने के लिए ई एल्कली का प्रयोग होगा। तो आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल बना हुआ है जिसमें कि कलरलेस आयन्स, कलर्ड आयन्स, ऐसे करके एक टेबल बना हुआ है। ठीक है। The salts of the representative elements of the periodic table, that is the elements of group 1
13 to 17 are generally colorless, while those of the transition elements, salts of the elements 3 to 12 are generally colored. अब आप देखिए कैटायंस के अंदर ये सभी कलरलेस है. कौन सा? अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक. अच्छा, और कलर्ड के अंदर Cu2+, यानी क्यूप्रिक आयन का ब्लू कलर लिखा Cu2+, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक सल्फेट, क्यूप्रिक नाइट्रेट. जिंदगी में नहीं देखा होगा सभी सॉल्ट, लेकिन कलर बता सकते हो? सबका कलर ब्लू होगा? नहीं डिपेंड करेगा. वही तो बात. anion does not contribute to the color. हो सकता है कि कलर के इंटेंसिटी को वो थोड़ा सा बदले, लेकिन जहां पे आपको Cu2+ मिलेगा, इट इज गोइंग टू बी ब्लू कलर. Fe2+ फेरस लाइट ग्रीन, Fe3+ येलोइश ब्राउन यानी रस्ट. कॉपर पर मैंगनेट, थियोरेटिकली बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन वेदर दे विल बी स्टेबल और नॉट, दैट वी हैव टू सी. हमारे पास कैटायन एनायन दोनों का लिस्ट है, आप दोनों का कॉम्बिनेशन करते हुए जा सकते हो, लेकिन थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली लैब में, लेबोरेटरी में जब सिंथेसिस होता है, वो कितना स्टेबल रहेगा नहीं रहेगा वो बोलना मुश्किल है. ठीक है. सो क्यूप्रिक, हाँ, फिर तो जब डिफरेंट टाइप का कलर रहेगा तो उसका आउटकम बोलना मुश्किल है. ओके, सो यू सी दैट in the anions very few are there which are giving color. Okay, permanganate, dichromate, chromate. ऐसे आप एक्सटेंसिव लिस्ट भी आप देखोगे तो आपको anions का लिस्ट बहुत कम मिलेगा. The main color is given by what? These cations. That too which cations? Transition elements. Representative elements वगैरह से आपको ज्यादा नहीं मिलता है. कलरलेस, व्हाइट, ज्यादातर व्हाइट लिख दिया, कलरलेस लिखा, लेकिन व्हाइट और कलरलेस ये दोनों में ज्यादातर मिलता है. फेरस, फेरिक. फेरिक इज Fe3+ येलोइश ब्राउन. निकल ग्रीन, क्रोमियम ग्रीन, मैंगनीज पिंक. सर इतना सब कलर याद रखना पड़ेगा क्या? देखो सब जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है ऊपर से नीचे. क्यूप्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेरस, फेरिक वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद ये तीनों तुम याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं. एनियंस में सभी क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, ब्रोमाइड, एसीटेट सब कलरलेस. कलर्ड में परमैंगनेट, डाइक्रोमेट, क्रोमेट. ठीक. अब आइए अगले पेज पे. चैप्टर का आउटलाइन समझना जरूरी है. चैप्टर का आउटलाइन, चैप्टर का बेसिस आप समझ जाओगे तब कोई इसमें है ही नहीं कोई चीज, और वो नहीं समझोगे, केवल रटोगे कुछ नहीं, तब फिर दिक्कत है. देखो दो टेबल बना हुआ. एक टेबल है सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस एल्कली गिव्स राइज टू मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस सॉल्ट फॉर्म्ड इन सॉल्यूशन. और दूसरे पेज में भी आप देख रहे हो वही चीज लिखा हुआ है. टेबल को देखिए, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 64-65. सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स राइज टू मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस सॉल्ट फॉर्म्ड इन सॉल्यूशन. यानी ये दोनों टेबल के बीच में क्या फर्क है? एक में स्ट्रॉन्ग एल्कली का प्रयोग किया गया,
वीक एल्कली है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक में है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अगले पेज में जाइए। फिर आप देखिए लेफ्ट राइट दोनों तरफ टेबल बना हुआ है। जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, केवल 3 ही एलिमेंट्स को यूज किया, और रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरी तरफ जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस? एक में मेटल लिया, दूसरे में मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन, दैट्स ऑल। दैट मीन्स टोटल आपके चैप्टर में 4 गो टेबल है। हाँ, एक तो टेबल में मेटल प्लस स्ट्रॉन्ग एल्कली लाइक NaOH, दूसरा मेटल प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा स्पेसिफिक एलिमेंट्स लाइक जिंक, लेड, एल्यूमिनियम प्लस NaOH, KOH, दूसरा मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स along with NaOH और KOH। यही 4 टाइप तो है, ये है इस। अब आपसे क्या अपेक्षा है, आप क्या इसमें सीखेंगे? व्हाट इज द लर्निंग आउटकम फ्रॉम दिस? यू आर एक्सपेक्टेड, दिस इज ऑल्सो अप्लीकेबल टू प्रैक्टिकल, you are expected that if you get a certain observation, precipitate is gelatinous white, okay, and it is for example soluble in excess of sodium hydroxide. With this observation you should be able to identify what is the metal. That is all you are expected. Okay, now we will see how you will learn this chapter. आप इसमें सबसे पहले लेंगे लिस्ट ऑफ मेटल्स। लिस्ट ऑफ मेटल्स में कैल्शियम, फेरस फेरिक, क्यूपरस, जिंक, Zn2+, लेड, ये। और आप देखिए दूसरे साइड में भी सेम मेटल्स रिपीट हुआ। ओके, तो हम पहले क्या करेंगे, मेटल्स का नाम लिख देंगे। सॉल्ट चेंज हो सकता है, ओके, हम इसीलिए केवल मेटल लिखेंगे। कैल्शियम 2+, जो भी सॉल्युबल सॉल्ट रहे। पहला इसमें लिखा कैल्शियम नाइट्रेट, क्यों कैल्शियम नाइट्रेट लिखा? सॉल्युबल इन वाटर, आर सॉल्युबल इन वाटर। दूसरा है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या ये सॉल्युबल है? सल्फेट्स, all sulfates are soluble except calcium, barium, lead। चिपक जाना चाहिए भैया, ऐसे चिपक जाना चाहिए माइंड में। देखा तो बोल देना Fe2+, Fe3+, Fe3+ में भी सॉल्ट लिया, क्लोराइड। करेक्ट। नेक्स्ट कॉपर, Cu2+, यहां पे लिया कॉपर सल्फेट।
एकदम हो सकता है, आप कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए तो हम केवल आयन लिख रहे हैं। आयन लिखने के पीछे मकसद यही है कि आप इतना बस जान लीजिए कि आपको बस एक सॉल्युबल सॉल्ट इसका लेना है। ओके, ये हो गया। उसके बाद जिंक, दोनों दूर दूर बैठो, घुसपुस कर रहे हो बैठ के, दोनों को बोल रहे हैं। हाँ, लेड भी ले लिया। लेड क्यों लिया, मतलब लेकिन तुम जहां पर भी लेड देखो समझ जाओ कि कुछ खेल है यहाँ पे। हाँ, वहां पे तुम्हारा असली टेस्ट होने वाला है। जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, ये तीनों में टेस्ट होगा। अच्छा, अब देखो, अब हम लिखेंगे इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम, थोड़ा गैप लिखते हैं क्योंकि सॉल्युबिलिटी फिर आएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चल, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम जो सॉल्ट है क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, तुम नाइट्रेट लो या कोई दूसरा सॉल्युबल सॉल्ट लो, बनेगा हाइड्रोक्साइड। ये जो हाइड्रोक्साइड है, जस्ट आई विल राइट इट एज CaOH twice. What you need to remember is the color. Color is chalky, not वो सब हाँ, वाइट में लिखना पड़ेगा एकदम। जहाँ कैल्शियम का चौकी नहीं है, कैल्शियम का चौकी नहीं है, अलग है। जेलेटेनियस वाइट है, चौकी वाइट है, सिंपल वाइट है। आसान हो जाए, तुम देखो तो सही, अभी तो शुरू हुआ है। नहीं भैया, कलरलेस और वाइट में बहुत फर्क है। कलरलेस होता है, वाइट कलरलेस यानी जो नहीं कुछ दिखाई दे। ये क्या है, ये वाइट, ये लाइन जो हम बनाए वाइट है, और ये जो है ब्लैक है, और तुम्हारे और मेरे बीच में जो हवा है वो क्या है, कलरलेस है। ऐसा क्या, ऐसा कौन सा, क्यों नहीं होगा जी? नहीं, जैसे कि डीएनए है, डीएनए जब प्रेसिपिटेट करते हैं, इट इज ट्रांसपेरेंट। ऐसे तुम उठाओगे ना, ग्लास जैसा लगेगा, कांच जैसा, ट्रांसपेरेंट। हाँ, वो वाटर टाइप। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया वाइट में ग्रीन लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हटाओ। ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन एक्सेस ऑफ एल्कली क्या होगा, यानी प्रेसिपिटेट आ गया, तुम ऊपर का छान दो, निकाल दो, और जो प्रेसिपिटेट है उसमें और ज्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो। क्या बोले, हमेशा नहीं होगा। हाँ, ए हो बाबू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एसिडिक है कि बेसिक है, ये बताओ। बेसिक है। अब NaOH के साथ हम उसका रिएक्शन करेंगे, NaOH भी बेसिक है, बेस और बेस रिएक्ट करेगा, नहीं होगा, नहीं करेगा। लेकिन
अगर उसमें एम्फोटेरिक नेचर है, जिसका 3 ही एग्जाम्पल हम लोग के सिलेबस में है, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, इसके हाइड्रोक्साइड जो है एक्सेस में सॉल्युबल हो जाएगा। एल्यूमिनियम, लेड, जिंक। हाँ, आप लॉजिकली जाइए, चैप्टर फूसफास कुछ भी नहीं है, और केवल रटिए तो भाई पहाड़ है। वाइट स्पेरिंगली सॉल्युबल, ठीक है। एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या हुआ? स्पेरिंगली सॉल्युबल। हाँ, ऐसे भी स्पेरिंगली सॉल्युबल है, सही है बात बोले। चल नेक्स्ट, Fe2+, डर्टी ग्रीन जेलेटिनियस प्रेसिपिटेट। ग्रीन है ना, है वही तो तुमको बोले, उसमें जो एनायन पार्ट है उसके इंटेंसिटी को थोड़ा अगड़म फगड़म कर सकता है। यस, दिस इज डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डर्टी ग्रीन जेलाटेनियस। क्या बोलते हो भैया, एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये आयरन हाइड्रोक्साइड क्या सॉल्युबल हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? बेस बेस क्या करेगा? हाँ, कोई टाइम पास, वो तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। याद रखने में कोई टेंशन इसमें कुछ नहीं। उसी तरीके से Fe3+, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, ये भी इनसॉल्युबल, कलर में कोई चेंज नहीं है। Cu2+, पेल ब्लू, इनसॉल्युबल। We will give marks, yes, you are correct. क्यों? देखो, मेराइन ब्लू, एक्वामराइन, पीच कलर, अरे भैया इतना शेड कार्ड लेके कौन घूमेगा? केमिस्ट्री में एक टेक्स्ट बुक दूसरे टेक्स्ट बुक में भी फर्क पड़ता है थोड़ा सा, तो हल्का फुल्का चलेगा। तुम अगर मेन कलर बता दिए तो थोड़ा आजू बाजू में तो चले। हाँ, लेकिन ये तुम मिस नहीं कर सकते हो, जेलेटेनियस अगर दिया हुआ है, जेलेटेनियस वो तुम मिस नहीं करोगे। अगर दिया हुआ है चौकी, वो तुम मिस नहीं कर सकते हो। देखो, हाँ, क्योंकि व्हाइट में बहुत सारा व्हाइट है भैया। नहीं, नॉर्मल व्हाइट, व्हाइट प्रेसिपिटेट लिखा तो सीधा। जिंक, जिंक में है जेलेटेनियस व्हाइट। हाँ, अब आया कौन बाबू? हाँ, जिंक और लेड दोनों देखो तुम। हाँ, लेकिन इसका भी नॉर्मल व्हाइट प्रेसिपिटेट लिखा। अरे भैया 64 पेज नंबर देखे ना। चौकी व्हाइट हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब एक्सेस में जब जाता है तब चौकी व्हाइट बनेगा। नॉर्मल में व्हाइट प्रेसिपिटेट है और एक्सेस में चौकी व्हाइट प्रेसिपिटेट है। फिर प्रेसिपिटेट हम लिख दिया इधर। चौक, हाँ, चौकी व्हाइट सॉल्युबल। अरे चौकी मतलब नहीं समझे क्या होता है? चौक पीस, चौक पीस लिया, कभी
ऐसे चूना या कुछ पानी में डालो तो होता क्या है, वो जो चौकी वाइट रहता है वो कुछ देर के बाद तुम अगर छोड़ दोगे बैठ जाएगा, लेकिन उसका एक वाइटनेस रहता है, पानी में वाइटनेस एक रहता है, नॉर्मल वाइट प्रेसिपिटेट। देखो इसमें जो है हम लोग रॉकेट साइंस नहीं लगाएंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ऑब्जर्वेशन है। प्रैक्टिकल में भी तुम करोगे, ऐसी बात नहीं है, प्रैक्टिकल में भी करोगे, उसको जब तुम ऑब्जर्व करोगे तुमको रिपोर्टिंग वैसा ही करना है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? सोडियम लेड हाइड्रोक्साइड बना, व्हाइट प्रेसिपिटेट मैडम, एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो, उसमें डाले एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के कुछ देर हिलाए, फिर देखे हाँ पहले व्हाइट प्रेसिपिटेट था मैडम, बैठ गया, लेकिन जब एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले तो देखे कि वो वापस सॉल्यूशन में आ गया, कलर उसका भागा नहीं, वही व्हाइट रहा, लेकिन चौकी ऐसा तुमको लगेगा। देखो सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, क्या तुमको पार्टिकल दिखाई देगा? You should not be able to see that, then that is not a solution, that is not a solution। हाँ हम लोग जाएंगे उसमें, एक्सेस में भी जाएंगे। अभी फर्स्ट स्टेज क्या बोला उसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट, नॉर्मल व्हाइट प्रेसिपिटेट आया, उसके बाद एक्सेस ऑफ एल्कली डालने पे चॉकी व्हाइट सॉल्युबल। अब अगर ये चीज कंटिन्यू होते जाता है देन white precipitate of lead hydroxide is readily soluble in acetic acid। okay, this sodium plumbite is colorless। यानी आपका 3 स्टेज में चला। पहला स्टेज जब आप नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले चौकी व्हाइट बना, इसको और आप बैठ के उसको देखते रहे, उसके बाद वो सॉल्युबल हो गया। वो जो सॉल्युबल हो गया, ये जो चौकी व्हाइट सॉल्युबल है, इसका कंपोजिशन क्या है? इसका कंपोजिशन हाँ सोडियम प्लम्बाइट। देखो ये जो कलरलेस लिखा है ना सोडियम प्लम्बाइट का, दिस इज lead nitrate is colorless। you see that soluble form, lead nitrate is colorless, but when it becomes lead hydroxide it is giving white color। when we are giving excess of sodium hydroxide it is forming sodium plumbite, that is soluble, giving colorless। this is chalky white soluble, that is how we will describe that one। white precipitate lead hydroxide is also soluble in acetic acid। ये केवल इसी में आपको पॉइंट आ रहा है और कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए ऐसे तो सिलेबस के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इंटरनल क्वेश्चन सेटिंग में कभी कभी ये आया। कलर ऑफ प्रेसिपिटेट एंड एक्सेस ऑफ NaOH, एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, बस यही कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है। जो जहां पे आपको मेन नहीं आएगा, ये सभी में क्वेश्चन फ्रेम होता है एकदम कंपैरेटिव टाइप का, इसमें क्वेश्चन बनता है, और एसिड बेस सॉल्ट और एनालिटिकल दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बनता है। अब इन्हीं चीज को हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड में चेक करेंगे क्या हो रहा है। No precipitate occurs with addition of excess ammonium hydroxide। This is because concentration of OH minus ions from the ionization of ammonium hydroxide is so low it cannot precipitate the hydroxides of calcium। okay, so that is why ammonium hydroxide no PPT।
सीधी बात। आयरन डर्टी ग्रीन, ओके, इनसॉल्युबल, इसका मतलब कोई चेंज नहीं है, इधर इधर सेम टू सेम, तो हम इसमें दे देते हैं ऐसे इक्वल टू सिंबल, ठीक, इधर इधर बराबर है। Fe2+, यहाँ पे रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट एंड इट इज आल्सो इनसॉल्युबल, सेम टू सेम। कॉपर पेल ब्लू प्रेसिपिटेट, सेम इनसॉल्युबल, यहां पर भी सेम है। ओके, लेकिन जब हम लोग एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किए, हाँ, टेट्राअमाइन कॉपर सल्फेट और टेट्राअमाइन कॉपर हाइड्रोक्साइड, then soluble in excess ammonium hydroxide and forms deep blue solution. Okay, precipitate of copper hydroxide is pale blue, एक्सेस में soluble, हाँ 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 हाँ, एकदम एकदम, हाँ, थोड़ा इंक टाइप का कलर हो जाएगा। उसके बाद जिंक जेलेटेनियस वाइट, सेम सेम, हाँ, यहाँ पे क्या हुआ था, सॉल्युबल सेम, यहाँ पे भी जेलेटेनियस वाइट, and after putting this, what is happening to the precipitate, as it is becoming soluble here also it will become soluble. Okay, tetraamine zinc sulfate, tetraamine zinc hydroxide, whatever it may be in that way, but it is soluble. Okay, colorless. Lead white precipitate, same, आपको यही टेबल मेनली याद रखना है। insoluble, देखो अब केयरफुली हम लोग देखेंगे, यहाँ पे सॉल्युबल हो गया, यहाँ पे भी सॉल्युबल हो गया, क्या बोले तुम, अच्छा देखो यहाँ पे देखो, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, लेड, मेन ये कैटायंस पे पहले फोकस किया, इनका कलर देखें, कैल्शियम का वाइट, Fe2+ डर्टी ग्रीन, Fe3+ रेडिश ब्राउन, कॉपर पेल ब्लू, जिंक जेलेटेनियस वाइट, लेड वाइट, यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम रिपीट हुआ एक्सेप्ट कैल्शियम। तो हाँ, तो इधर हम जहाँ जहाँ स्पेशल केस है उसको हम
लिबा मार दिया, ठीक है, ये स्पेशल केस है। यहाँ पे तुम देखो डिट्टो टू डिट्टो चला, Fe2 प्लस Fe3 प्लस, डिट्टो टू डिट्टो। कॉपर में चेंज आया, कॉपर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ इस सॉल्युबल एक्सेस में सॉल्युबिलिटी आई। ओके, जिंक, जिंक सेम टू सेम चला, जिंक में कोई फर्क नहीं आया। लेड, लेड में चॉकी वाइट सॉल्युबल है, यहाँ पे चॉकी वाइट इनसॉल्युबल। देखो होगा क्या, तुम्हारे पास दोनों एल्कली अवेलेबल रहेगा, सॉल्ट दे दिया, सॉल्युबल सॉल्ट दे दिया, और तुमको दो एल्कली दे दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक टेस्ट ट्यूब में डालो, मिला लो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देखो क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दोनों में तुमको देखा एक के जैसा आया, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट आया, तो तुम्हारा माथा काम करेगा नहीं कि भैया सबसे कठिन तो यही है, 4 ठो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, अब ये कौन ठो है। तब हाँ, तब तुम क्या करोगे, देखो चौकी है, लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चा एग्जाम के टाइम में कंफ्यूज हो जाता है, नहीं पकड़ पाता है। हाँ, जेलेटिनियस व्हाइट फिर भी तुम पकड़ लोगे, जो स्लाइमी रहता है, जेलेटिनियस व्हाइट स्लाइमी रहता है, लेकिन कैल्शियम का और लेड का कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, नहीं मतलब कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाते। केयरफुली यू हैव टू लुक अगेंस्ट द लाइट, ओके, हल्का उसको ऐसे तुम बेंड करो, टेस्ट ट्यूब को ऐसे थोड़ा ऐसे स्लांट करते हुए लाइट के अगेंस्ट देखो, तब तुम उसके ट्रांसपेरेंसी से बता पाओगे। अच्छा, तो लेड में हाँ तुम प्रैक्टिकल करोगे तभी समझोगे, अभी हम उसको कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, तो लेड में क्या हो रहा है कि एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल हुआ, लेकिन एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल नहीं हुआ, इनसॉल्युबल। क्यों ऐसा? यही केस तो इसके साथ भी हुआ, कैल्शियम के साथ भी प्रेसिपिटेट नहीं बना, और लेड वाले में भी तुम देखो इनसॉल्युबल इन एक्सेस, जबकि सॉल्युबल इन अमोनियम, बिकॉज अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक एल्कली। वीक एल्कली होने के कारण क्या होता है, कंपटीशन हो रहा है। असली में क्या हो रहा है, खेल वहां पे केमिस्ट्री हो क्या रहा है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड is able to give a lot of OH minus ions, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम दे रहा है, और हमारे पास यहां समझो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH ट्वाइस। इसका मतलब जो दूसरा NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके बीच में हाइड्रोक्साइड के बीच में कंपटीशन होगा। अगर ज्यादा हाइड्रोक्साइड इधर से आ पाए तो क्या होगा, तब ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म में स्टेबल रहेगा। अभी था ये क्या, नाइट्रेट फॉर्म में था, कैल्शियम नाइट्रेट था, CaNO3, कैल्शियम नाइट्रेट। हाँ बोलो। करेक्ट, कैल्शियम के साथ पीपीटी नहीं बना, लेकिन आयरन कॉपर जिंक ये सब के साथ बना। क्यों? एवरीथिंग इन केमिस्ट्री विल बी आंसर्ड बाय स्टेबिलिटी। अच्छा ठीक है सर, आप फिर आ गए वहीं पे स्टेबिलिटी पे, लेकिन कुछ तो बताइए, ऐसे थोड़ी होता है स्टेबिलिटी बोल देते हैं बस। हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज में जाइए सर, ऊपर में कौन आता है, सोडियम पोटेशियम। रिएक्टिविटी सीरीज इज दी फंडामेंटल। ऊपर से नीचे जब आते हो, कैल्शियम तो ऊपर में है, के का नाम आ गया एल्फी, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आ गया, तो कैल्शियम इज हाईली रिएक्टिव। जब हाईली रिएक्टिव है और उसने नाइट्रेट का कंपाउंड बना लिया, तो भैया एक बार जब वो कंपाउंड बना लेता है, वो
स्टेबल हो गया। अब वो चाहता ही नहीं है कि हम कुछ करें, वो करना ही नहीं चाहता है। लेकिन जैसे आप नीचे जाओगे उसका रिएक्टिविटी कम हो जाता है, इसका मतलब जल्दी वो कंपाउंड बनाना नहीं चाहता है, लेकिन तुमने बनवा दिया कंपाउंड। जब बना दिया तो भैया एक्सचेंज जो करा लो, कुछ जो करा लो, उसको फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? वैसे भी उतना स्टेबल नहीं है। बात समझ रहे हो ना, वो बात। तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम नाइट्रेट के फॉर्म में था, वो हाइड्रोक्साइड के साथ रिप्लेस नहीं हुआ। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बहुत एक्सेस दे दिया, NaOH। NaOH का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा दे दिया कि नाइट्रेट को उसने रिप्लेस कर दिया। लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक एल्कली, वो उतना OH माइनस दे ही नहीं पाया जो कि नाइट्रेट को रिप्लेस कर पाए। अच्छा, अगर यही लॉजिक हम आयरन में लगा दें सर, तब फिर हाँ ये बात सही है, तुम यही सेम लॉजिक इधर भी लगाओगे, लेकिन आयरन का खुद का रिएक्टिविटी कैल्शियम के कंपैरिजन में कम है। हाँ, इसीलिए जो है वो रिप्लेस कम भी मिल जाएगा तो उसको चले रिप्लेस कर लो भैया, मेरा क्या जाता है, ऐसे भी तो हम। हाँ बस जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, बिना कंफ्यूज हुए इतना बस आप सीख लिए, हो गया काम आपका। इससे एक पॉइंट ऊपर नहीं जाने वाला, एक पॉइंट ऊपर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स क्या याद रखना है? क्रिटिकल पॉइंट्स है, देखो ये आपको याद हो जाएगा, हमको कॉन्फिडेंस है। ये टेबल इंपॉर्टेंट जो हमने अभी बनाया, क्यों ज्यादातर बच्चा बिविल्डर्ड हो जाता है, पागल हो जाता है, इतना सारा इक्वेशन रखना पड़ेगा, और जबकि कॉन्सेप्ट इसमें इतना ही है, कॉन्सेप्ट इसमें इतना ही है। वो तो बच्चा देख रहा है कि हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर इक्वेशन 1 2 3 4 इधर इक्वेशन रखना है, लिखना है 10 बार। जब तुम ये समझ गए कि यही आयन्स है दोनों टेबल में, विथ स्ट्रॉन्ग एल्कली एंड वीक एल्कली, और देख लिए कि कलर ऑफ प्रेसिपिटेट, एग्जामिनर क्या चाहता है? एग्जामिनर बस ये चाहता है कि स्टूडेंट को पता रहे कि प्रेसिपिटेट कौन सा कलर बनाएगा, और आपने देख लिया कि भैया वीक हो या स्ट्रॉन्ग, प्रेसिपिटेट का कलर में कोई फर्क नहीं। फर्क क्या पड़ रहा है? एक्सेस के साथ फर्क पड़ रहा है, एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पहला पॉइंट तो हो गया कि ये कि कैल्शियम प्रेसिपिटेट देवे नहीं करेगा, और दूसरा हो गया कॉपर, जो कि एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल हो गया, लेकिन एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल नहीं हुआ। यही गजब बात है। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टेट्रामाइन कंपाउंड, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं बन सकता है। ओके, बाकी जिंक तुम देखो बराबर है, कोई फर्क नहीं आया, लेकिन लेड में आया फर्क, लेड में फिर इंसॉल्युबल। चलिए, तो ये हो गया, आप बहुत प्यार से जो है ये दोनों टेबल मोटा मोटी निकाल लिया, आपके माइंड में फिक्स हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक तो जो पॉइंट हम जानबूझ के छोड़े थे वो है पॉइंट नंबर 6। स्ट्रॉन्ग एल्कली में अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस। वो अमोनियम सल्फेट भी यूज करोगे तो आपको वही मिलेगा, अमोनिया गैस, वाटर कॉमन है और एक सॉल्ट बना। ठीक है, if you repeat all these reactions with sodium hydroxide or potassium hydroxide, you will get same result. Okay, similar behavior will be there. Now why they have given this reaction with ammonium chloride? एल्कली तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम क्लोराइड तो सॉल्ट है, अमोनियम कंपाउंड है। हाँ, तो आप देखिए कि ये जो लिस्ट ऑफ कैटायंस है उसमें अमोनियम आयन भी तो है, NH4+ अमोनियम आयन भी है। हाँ, वो कलरलेस है,
तो when sodium hydroxide or any other water soluble base is heated with ammonium salt, ammonia gas is evolved. इसका बस इतना ही है. इधर कोई प्रेसिपिटेट का बात हुआ, बना कोई प्रेसिपिटेट? क्यों नहीं बना? अरे तो भैया तो सब सॉल्ट सॉल्युबल होता है. क्यों 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 प्रेसिपिटेट नहीं बना? Because all of these are salts, soluble salt है. All salts of sodium, potassium and ammonium are soluble. पहला पॉइंट है रे भैया. हाँ ठीक, तब ठीक बोला. इसीलिए प्रेसिपिटेट इधर बनबे नहीं करेगा क्योंकि सोडियम का. अच्छा वही तुम देखो, सोडियम प्लम्बाइट, सोडियम जिंकेट, सब सोडियम. कौन साल्ट है ये सब? सोडियम साल्ट ना बना, सॉल्युबल है. सॉल्युबल. तो देखिए सॉल्युबिलिटी टेबल का कितना इंपॉर्टेंस. सॉल्युबिलिटी टेबल आप अगर चिपका लिए माइंड में तो इतना आपको मजा भी आएगा, क्योंकि आपके अंदर वो प्रिडिक्शन करने की कैपेसिटी भी आ जाती है. आप जल्दी मतलब बाप रे बाप नया कंपाउंड, कैसा कंपाउंड है, आप सोचोगे उस एंगल से भी ना, तो आपको अच्छा लगेगा. देखिए जैसे कि आप किसी मनुष्य से मिलते हैं तो मनुष्य को देखते हैं तो बोलते हैं अच्छा इसका आँख है छोटा, नाक है लंबा, कान है खराब, तो कुछ तो आप इसका अलग अलग फीचर देखते हैं और उसको आप याद रह जाता है. नाम आप भूल जाओगे, बहुत बार होता है नाम भूल गया, शकल सूरत याद रह गया. तो केमिस्ट्री में क्या होता है, आप कंपाउंड तो देख रहे हो लेकिन कंपाउंड का कोई कैरेक्टरिस्टिक जब आप साथ में नहीं याद रखोगे तो वो आपके माइंड में टिकेगा नहीं. एनालिटिकल में यही खेल है. एनालिटिकल में आप सॉल्युबिलिटी के साथ मिला के, कलर के साथ मिला के उसके कैरेक्टर को समझिए उस कंपाउंड. और आपको लिमिटेड है, ये कोई अनलिमिटेड नहीं है. बस यही सब आपको दिया गया है. मेटल्स कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम दिया गया है. इसी में आपको देखना है. ठीक. तो next remaining chapter we will see next class. हाँ इसका यही हुआ कि भाई कलर में यही तीन देबे करता है एनियन में, ये यही तीन कलर में दे रहा है. तो इसे हाँ हाँ क्रोमियम, निकल, आयरन और कॉपर. बस 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 और कुछ नहीं. इसीलिए +1 +2, इसीलिए +1 में कुछ नहीं है खेला, +2 में है ब्लू. हाँ त्रिशा क्या बोल रहे थे? देखो संकेन स्टोमेटा तुम ऐसा सोच सकते हो कि भगवान राम ने सुपर्णखा का काट दिया नाक. जब नाक था ठीक तो होता क्या है, सांस जो अंदर जाता है नाक के अंदर, तो नाक के अंदर जो बाल वगैरह रहता है फिल्टर कर दिया उसको, डस्ट वगैरह नहीं गया. लेकिन एक दूसरा फायदा भी है. दूसरा फायदा यह है कि जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो वो बहुत मॉइस्चर हमारे शरीर से बाहर जाता है. ऐसे करके हम लोग जब कोई ग्लास के ऊपर ऐसे करते हैं तो मॉइस्चर साफ झलकता है, कंडेंसेशन उसके बनता है. मतलब आप बॉडी से वाटर का लॉस केवल यूरिन के द्वारा नहीं, स्वेट के द्वारा नहीं, ब्रीदिंग के द्वारा भी आप कंटिन्यूअसली वाटर लॉस कर रहे हैं. ठीक है. तो अब स्टोमेटा
भी आप ये समझ लीजिए वो नाक है, जहां से सांस अंदर बाहर हो रहा है। जब सांस बाहर जा रहा है और पौधा चाहता है कि जल्दी वो ड्राई ना हो, तो क्या करेगा वो? यहां पे स्टोमेटा है, ठीक है, यहां पे स्टोमाटा है और ये ट्राइकोम्स है, और इसके पीछे सबस्टोमेटल स्पेस है। ये स्टोमेटा ना, सबस्टोमेटल स्पेस। रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को, ये जो प्लांट है नीरियम, ये कहां पाया जाता है? ड्राई क्लाइमेट में। ड्राई क्लाइमेट, तो वो क्या चाहता है कि ट्रांसपीरेशन बढ़े कि घटे? घटे। ट्रांसपीरेशन को कम करना चाहता है, तो कम करने के लिए उसने क्या किया? संकेन स्टोमेटा बनाया। यानी ये जो लेयर है ये है एपिथेलियल लेयर। सॉरी, एपिडर्मल। क्या बोला? टेंशन हो गया इसको। वो बोल रहा है ओके, एपिडर्मल एपिथेलियल। तो ये जो लेयर है इसी में स्टोमेटा। रेट ऑफ डिफ्यूजन, ट्रांसपीरेशन कैसे होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। ओके, एक हो गया सबस्टोमेटल स्पेस। त्रिशा आवाज जा रही है ना? डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हाँ ठीक, हाँ ठीक 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 ठीक, तुम थैंक। देखो डिफ्यूजन, हाँ डिफ्यूजन, हाँ थैंक यू। ट्रांसपीरेशन इज ए डिफ्यूजन प्रोसेस। सबस्टोमेटल स्पेस से बाहर जा रहा है वाटर वेपर। अगर वाटर वेपर का कॉन्सेंट्रेशन अंदर और बाहर में एक जैसा रहे तो क्या ट्रांसपीरेशन का रेट बढ़िया होगा? अगर बहुत डिफरेंस रहे, मतलब सबस्टोमेटल स्पेस में बहुत ज्यादा वाटर वेपर कॉन्सेंट्रेशन है, बाहर बहुत ड्राई है, तब डिफ्यूजन फास्ट होगा कि स्लो होगा? फास्ट हो जाएगा। वेरी गुड। तो वही हम बोल रहे हैं कि ये जो नीरियम प्लांट ने क्या किया, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया। ये संकेन स्टोमेटा बनाया, तो ये जो स्पेस है यहाँ पे मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है। इसका जो वाटर वेपर बाहर आया स्टोमेटा से बाहर, ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में नहीं जाके यहाँ पे ट्रैप हुआ, ठीक है, क्योंकि ये ट्राइकोम वगैरह ये सब चीज जो है ना, यहाँ पे वाटर वेपर डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में नहीं जाता है। इसके कारण क्या होगा? सब स्टोमेटल स्पेस में और इस एरिया के अंदर, संकेन स्टोमेटा वाला ये जो एरिया है, इस एरिया में वाटर वेपर का जो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है वो कैसा रहेगा? कम की ज्यादा? ज्यादा रहेगा। देखो ये डायरेक्ट आउटसाइड है जो कि ड्राई क्लाइमेट है, ठीक है, और यहाँ क्या हुआ, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाया गया, और जैसे नाक के अंदर है ना एरिया, एक रीजन है, ये हॉलो है, तो वैसे ही हॉलो रीजन ये हो गया जिसमें कि बहुत सारा ट्राइकोम्स है। तो जब ट्रांसपीरेशन होगा तो वो क्या इमीडिएट बाहर चला जाएगा वाटर वेपर? यहाँ फंस जाएगा, यहाँ पे थोड़ा देर रहेगा वो। तो इसके कारण स्टोमेटा के दूसरे तरफ में अभी वाटर वेपर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो इवन दो आउटसाइड एटमॉस्फेयर वाटर, द
एटमॉस्फेयर इज ड्राई, इसके बावजूद क्या होगा, इसके बावजूद क्या होगा, हाँ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि संकेन स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के कारण इधर वाटर वेपर स्टोर हो गया, एक तरीके से रुक गया। ठीक है, ओके।